गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 12th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं नहीं मिलेंगे मतलब आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो है प्योरली मेरे द्वारा फॉर्मुलेट किए गए हैं। मैंने खुद इनको बैठ करके बनाया है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आपके पूरा का पूरा चैप्टर इन जो है क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा और कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं। इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ना किसी चैनल पर मिलेंगे। इस पर मैं इवन कॉपीराइट क्लेम भी कर सकती हूँ। ये इतना प्योरली मेरे द्वारा फॉर्म किए गए हैं और जितना मैंने इनमें मेहनत की है दिन भर बैठ करके, तो उतना ही ये क्वेश्चन जो है एक ब्रॉड टॉपिक कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस ब्रॉड टॉपिक कवर करेंगे। इस तरह से इनको मैंने फॉर्मुलेट किया है, यानी कि आप थोड़े से क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ये ध्यान से देखेंगे तो। और यदि आपको ये सीरीज कंटिन्यू कर रखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूं आगे भी, तो आपको ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, ताकि व्यूज़ आएँ। जब व्यूज़ आएँगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी इतनी मेहनत जो है आप लोगों के काम आ रही है, आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अगर पूरे दिन की मेहनत के बाद अगर बहुत थोड़े कम व्यूज़ आएँगे तो हमारा भी जो है मोरल डाउन होगा, तो हो सकता है कि हम आगे कंटिन्यू ना कर पाएँ। पूरे दिन की मेहनत के बाद ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे ये, और ऐसे ही आगे होंगे। आज कम है, आज मैं देखूँगी आप लोग इस क्लास को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं और कितना जो है आगे इसको बढ़ाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैं बता दूँ कि मैराथन लिस्ट आप लोग फॉलो कर लीजिए, इसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे हुए हैं। मैराथन और बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती 2 लिस्ट हो गई। तीसरी हो गई आपकी एनसीईआरटी की लिस्ट, पहले से ही लगी हुई है, लेकिन उसमें आपको 12th के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है? 12th 11th के देखना पड़ेगा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट 12th के नहीं मिलेंगे, तो मैं 12th के क्वेश्चन सबसे पहले दूँगी, उसके बाद फिर 11th में जाऊँगी। तो ये सीरीज़ फटाफट कवर कर दी जाएगी, लेकिन आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वायरल कीजिए, यानी कि बढ़ाइए, आगे शेयर कीजिए। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ये इम्पोर्टेंट सूचना थी, दे दी। और अब देखेंगे हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं। ए कह रहा है कि विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। बी कह रहा है कि जिन पर किसी एक नहीं पूरे समुदाय का अधिकार हो। सी कह रहा है संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। ठीक है। डी कह रहा है इसका प्रबंधन साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा होता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। और ई कह रहा है इसमें पृथ्वी की वायुमंडल, अंटार्कटिका और समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। तो 4 चीज़ ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? इनको आप जो है प्रॉपर ध्यान रखेंगे। वैसे इन सभी से कोई आपका क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी सेंटेंस उठाकर दे सकते हैं। तो साझी संपदा, ये सारे क्वेश्चन रट लीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं। ए डी सही है, ए डी ई सही है, ए बी सी सही है या फिर सभी। तो ये सभी सेंटेंस सही हैं। साझी संपदा से संबंधित ये जो जितने भी सेंटेंस यहाँ हमने रखे हैं, ये सारे के सारे राइट हैं और इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और खास तौर पे वायुमंडल, अंटार्कटिका और समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको देख के रखिएगा ध्यान करके। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सभी सही है, आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक संपदा। ये वैश्विक यहाँ पर गलत है, तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझौते कौन-कौन से हैं? अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार जिसको प्रोटोकॉल भी कहते हैं 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991, उपर्युक्त सभी। तो जो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए ये सारी संधियां, ये सारे उपाय किए गए हैं, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं लाइनों में से आपके अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए जाएंगे तो इन्हीं लाइनों में से उठाए जाएंगे। तो इसको बहुत ही केयरफुली देखना, बहुत ही केयरफुली देखना, ठीक है? और सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर पक्का करेंगे। अगर इसमें व्यूज आएंगे तब ये सीरीज ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बिटवीन द लाइन, जहां से आयोग उठा करके दे सकता है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। चलिए देखेंगे, अंटार्कटिका अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज कब हुई?
1980 के दशक के मध्य में, 1980 के दशक के अंत में, 1980 के दशक के शुरुआत में या उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो ये अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन परत की खोज होती है, ये होती है 1980 के दशक के मध्य में होती है, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरणीय शरणार्थी शब्द किस घटना से प्रचलित हुआ? ये जो पर्यावरणीय शरणार्थी शब्द है, ये किस घटना से अस्तित्व में आया? ये शब्द ही पहले नहीं एग्जिस्ट करता था भई। ये किस घटना के बाद अस्तित्व में आया है? तो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से, जो बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम हुआ था पाकिस्तान से मुक्ति पाने के लिए, या फिर दक्षिण अफ्रीका से 1970 के दशक की अनावृष्टि, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पर्यावरणीय शरणार्थी शब्द है, ये दक्षिण अफ्रीका के 1970 के दशक की अनावृष्टि के कारण हुआ था। वहां पर इतना सूखा पड़ा था कि मतलब 5 देश सूखे की चपेट में आ गए थे, उनकी धरती बंजर हो गई थी। तो वहां से इतने ज्यादा शरणार्थी निकले, पर्यावरणीय शरणार्थी बोले गए वो, क्योंकि पर्यावरण की वजह से उनको शरणार्थी बनना पड़ा, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि किसानी वहां पर हो नहीं रही थी। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनका जो है वो कर लीजिए, एक नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करना मुश्किल है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पीडीएफ बनाएं, ठीक है? तभी मैं सारा क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन में दे रही हूँ। आपको यहाँ पर कथन और तर्क पे ध्यान देना है। कथन क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है, अतः इन देशों को नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी ज्यादा उठानी चाहिए, और विकासशील देश अभी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए उन पर प्रतिबंध कम लगे। तर्क है, इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? कथन सही है, तर्क गलत है। दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ये जो फर्स्ट है ये कथन सही है और इसकी सही व्याख्या ये कर रहा है, क्योंकि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात स्वीकार कर ली गई, जो विकासशील देशों की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही थी कि जो है आपने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है विकसित देशों ने, तो भरपाई भी उन्हीं को करनी चाहिए, क्योंकि अभी विकासशील देश औद्योगिकीकरण के राह में है, तो वो तो इतने प्रतिबंध झेल के उनका तो विकास ही नहीं होगा। तो ये जो 1992 के जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात स्वीकार करके साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, साझी संपदा है बट अलग अलग जिम्मेदारी के साथ इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैंने यहाँ ऑप्शन दे दिया, यहाँ पर सी ऑप्शन है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदा थी अनावृष्टि। अब इसके क्या क्या कारण थे? इसके कारण 5 देशों की उपजाऊ जमीन बंजर होगा, यहाँ पर बंजर हो गई, और किसानी के असंभव हो जाने के कारण अनेक लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। पर्यावरणीय शरणार्थी जैसा अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो अफ्रीका की जो अनावृष्टि की वहां पर विपदा आई थी, उसके ये जितने भी यहाँ सेंटेंस दिए गए ये सभी सही हैं। उसकी वजह से ये चीजें वहां के जो देशवासी थे उनको झेलनी पड़ी, उनको शरणार्थी बनना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, 5 देशों की उपजाऊ जमीन बंजर बन गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक तापवृद्धि में कितने गैसों की भूमिका है? जो वैश्विक तापवृद्धि होती है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो कौन कौन सी गैसों की भूमिका है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो ये वैश्विक तापवृद्धि में कौन कौन सी गैसों की, ये उपर्युक्त दोनों हो जाएंगी आपकी, उपर्युक्त दोनों। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका भी बहुत बड़ा रोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इन सभी का ये माना जाता है कहीं ना कहीं इनकी भूमिका है, किसमें? जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसमें इनकी काफी भूमिका है।
नेक्स्ट देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय समझौता क्योटो प्रोटोकॉल से किन देशों को बाहर रखा गया? किन देशों को बाहर रखा गया? चीन, भारत एवं अन्य विकासशील देशों को, जापान, चीन एवं भारत को, इटली, रूस, चीन एवं भारत को, या उपर्युक्त सभी? तो जो अंतरराष्ट्रीय क्योटो प्रोटोकॉल होता है, ये होता कब है? क्योटो प्रोटोकॉल ये होता है 1997 में होता है, ठीक है। और इसमें जो चीन, भारत एवं अन्य विकासशील देश होते हैं, इनको बाहर रखा जाता है। कहते हैं, इनको कहा गया कि अभी तो ये औद्योगिकरण की राह पर हैं, यानी कि अभी इनका तो औद्योगिकरण शुरू हुआ है, गुजर रहे हैं उस राह से, तो इन पे अगर वो प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे तो इनका आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो इनको जो है चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को बाहर रखा गया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरानुसार कौन करता आ रहा है? ग्रामीण समुदाय, या फिर शहरी समुदाय, या फिर दोनों, और या फिर कोई नहीं? तो जो दक्षिण भारत के वन प्रदेश में जो पावन वन प्रांत हैं, वन प्रांतरों का प्रबंधन ये ग्रामीण समुदाय यही करता आ रहा, परंपरानुसार यही करता आ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो होता है पर हस्ताक्षर कब किए हैं? 2001 में किए हैं, 2002 में किए हैं, 5 में किए हैं, या फिर 2004 में किए हैं? तो भारत ने जो है क्योटो प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर और अनुमोदन 2002 में किया था, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर और अनुमोदन इसका जो है 2002 में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मसलों में किसका तर्क देता है? पारंपरिक उत्तरदायित्व का, या फिर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, या फिर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का, या फिर सामूहिक उत्तरदायित्व का? किसका जो है ये तर्क देता है? तो जो भारत है ये ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क देता है। ये कहता है कि जो जिन देशों में ऐतिहासिक यानी कि पिछले टाइम से इतिहास में बहुत ज़्यादा जो है ये औद्योगिकरण करके और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है, तो वही जो है इसकी भरपाई करेंगे। विकासशील देश क्यों भरपाई करें? जबकि अगर भरपाई करने में उनके साथ समान खड़े हो जाएँगे, तो उनका अपना आर्थिक विकास होगा ही नहीं। इसलिए ऐतिहासिक उत्तरदायित्व को भारत रखता है, ये ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में यूएनएफसीसीसी क्या मतलब हुआ? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ये पूरा नाम हो रहा है। आपने सुन लिया है, लिख लीजिए अगर नया है आपके लिए। तो जो हाल ही में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत चर्चा ये चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश, जो औद्योगिकरण जिन देशों में तेजी से हो रहा है, ऐसे देश नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। तो इनमें से कौन देशों के लिए नाम लिए गए थे? जो ये चर्चा चली थी यूएनएफसीसीसी में, तो ये कह रहे हैं कि जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं औद्योगिकरण की राह में, तो उनको जो है क्या करना चाहिए कि जो नियमाचार लागू किए गए हैं, इन बाध्यताओं को, यानी कि जो ये प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, इनके नियम क्या है? चीन, भारत, विकासशील देश बाहर किए गए थे, तो इनको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और ग्रीन हाउस गैसेस का कम उत्सर्जन करना चाहिए। तो किस देशों का नाम लिया गया था? ब्राजील, चीन, भारत, या जापान, चीन, भारत, या फिर जापान, चीन, भारत, ब्राजील, या उपर्युक्त सभी? तो देखो इसमें ब्राजील, चीन, भारत ये काफी तेजी से बढ़ती हुई क्या है, जो ये शक्तियां हैं, देश हैं, काफी तेजी से इनका आर्थिक विकास हो रहा है। और इन्हीं को कहा गया था कि ब्राजील, चीन, भारत जैसे जो देश हैं, इनको क्या करना चाहिए कि जो नियमाचार बनाए गए हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, उनकी बाध्यताएं, क्या किया था कि चीन, भारत और जितने भी विकासशील देश, इनको बाहर किया गया था ना। अब चर्चा चल रही है कि इनको जो है अंदर करो, बाध्यताओं को इन पे ला दो, और क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस ये भी कम उत्सर्जन करें। तो इन तीनों देशों का नाम लिया गया है, लेकिन कोई एग्री नहीं कर रहा है। कैसे नहीं एग्री कर रहा है वो आगे हम इसी में रखेंगे। कार्बन की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। सन 2000 तक 0.9 टन था, किसका? भारत का, ठीक है। जो 2030 तक यह बढ़कर, एक अनुमान है ये, ठीक है, क्या है? अनुमान है। 2030 तक ये बढ़कर के 1.6 टन हो जाएगी, भारत का है ये।
और जबकि जो विश्व की औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है, जो औसत निकाला है विश्व का, तो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितना है? 3.8 है। तो समझ लिए 2030 तक भी हम आधे में नहीं पहुंच रहे हैं, आधे से कम में रहेंगे तब भी। और ये कह रहे हैं कि इन पे जो है बाध्यताएं लाद दो। तो भारत और विकासशील देश मान ही नहीं रहे हैं, न मानेंगे अभी, क्योंकि अभी 2030 तक जाकर के भी हम 3.8 इनका, और ये 3.8 कब का है? 2000 के अकॉर्डिंग है, 2000 अकॉर्डिंग के है। विश्व की औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 3.8 है। गैस जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन है वो कितना है? 3.8 है, वो भी 2000 के अकॉर्डिंग है। और हमारा 2000 में कितना था? ये 0.9 था, और 2030 तक भी जाकर के आधे भी में नहीं पहुंच रहे हैं। तो ठीक है, तो ये जो है सभी सही हैं, जितने भी फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं सभी सही हैं। कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बारे में सही कथन, तो ये सभी सही हैं। ठीक है, के बारे में सही कथन, तो ये सभी सही हैं, और ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी से फैक्ट उठाएंगे ना, तो इस तरह से फैक्ट उठा लेते हैं जो वहां पर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण संबंधी वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। तो यानी कि जो भारत की सरकार है, भारत है, ये विभिन्न कार्यक्रम अपने देश में चला रहा है जिससे कि पर्यावरण संबंधी जो वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर सके। जो विश्व जिसमें थोड़ा बहुत एफर्ट डाल रहा है, तो भारत भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। क्या है? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। और बी कह रहा है कि 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। सी कह रहा है कि 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ा दिया गया है। तो भारत के संबंध में ये सभी बातें सही हैं। भारत इन सभी कार्यक्रमों की से जो है क्या कर रहा है? पर्यावरण संबंधी जो प्रयास हैं इसमें शिरकत कर रहा है। वैश्विक प्रयासों में ये भी अपना जो है भागीदारी दिखा रहा है। उपर्युक्त सभी सही हैं। इसने ये चीजें सारी इंडिया में फॉलो की हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डी राइट हो रहा है। देखिए ये हो सकता है आपको बहुत इजी लग रहे हो, लेकिन जब पेपर में आएंगे तो यही क्वेश्चन आपको फंसा जाएंगे। आगे देखेंगे, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को कब अनुमोदित किया? 2 अक्टूबर 2016 में, 2 अक्टूबर 2017 में, 2 अक्टूबर 2018 में, या फिर 1 अक्टूबर 2001 में। तो ये 2 अक्टूबर 2016 में इसने अनुमोदित किया था। किसको? जो पेरिस जलवायु समझौता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का मानना है कि भारत क्या मानता है? ए, विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराएं ताकि विकासशील देश यूएनएफसीसीसी की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। बी कह रहा है दक्षेस यानी कि सार्क में शामिल देश पर्यावरण है ये, पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाएं ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। दोनों सही है, या फिर ए गलत है और सिर्फ बी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर दोनों सही होगा। जो ये भारत है ये मानता है कि जो विकसित देश हैं, पहले तो ये मानता नहीं कि विकासशील देश जो है बाध्यताओं को फॉलो करेंगे, लेकिन हाँ ये वो कहता है कि जो विकसित देश हैं वो रियायतों के साथ वित्तीय संसाधन, अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जो है प्रोवाइड करवाएं। किसको? विकासशील देश को। और स्वच्छ प्रौद्योगिकी भी मुहैया कराएं ताकि जो यूएनएफसीसी में क्या है, जो बाध्यताएं दी गई, जो प्रतिबद्धताएं रखी गई हैं, उनको जो है सभी देश पूरा कर सके, इवन विकासशील देश भी पूरा कर सके, ताकि दुनिया को एक सेफ एनवायरनमेंट जो है दिया जा सके। तो ये दोनों ही सही हैं। तो आज हम इतने क्वेश्चन पर इसको वाइंड अप करेंगे इस क्लास को। और यदि आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल लग रहे हैं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर इस क्लास के बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं तो ये क्लास जो है बहुत ही इफिशियंटली यानी कि पूरी एनसीईआरटी कवर करा दी जाएगी। बस 4-5 दिनों में पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करा दी जाएगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप जो है कितना क्लासेस को शेयर करते हैं, और आप ये शेयर कर रहे हैं तो लोग कितना ज्यादा इसको लाइक कर रहे हैं। ये दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। और
यदि आपने पहली बार ज्वाइन किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और लाइक करते हैं हमारे वीडियोज़ को, तो हमें लगता है कि ठीक है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो हम उसी टाइप का कंटेंट आपको और देने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से क्लासेस आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, ये जो हमारा सेशन है, जो हमारा ये कंटेंट है, वो शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और चाहिए आप लोगों को। तो फिर वो क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी प्रेज़ेंस दिखानी होगी, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। ये कम्युनिकेशन है हमारे बीच में, ये होना ही चाहिए, तभी हमको लगेगा कि जब आप हमें हमारी चीज़ों को, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, तभी हमें लगेगा कि हम सही वे में चल रहे हैं। अदरवाइज़ हमें भी लगेगा कि नहीं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ कंटेंट जो है हमारा सही नहीं जा रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे वीडियोज़, हमारे क्वेश्चंस, हमारा कंटेंट, हमारी टीचिंग अच्छी लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सभी वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हम आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।